जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? कल जब महमूद खान और परवेज़ खट्टर साहब ने बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का ऐलान किया था तो वहाँ पे उन्होंने एक इंकशाफ किया था। वो इंकशाफ हमारे आज के वीलॉग का हिस्सा है, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि आप सबसे पहले वो इंकशाफ मुलाहिज़ा कर लें और फिर हम अपना वीलॉग स्टार्ट करें। 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे? क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं? तो ये सबको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, या इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। इसमें वो एक राज का जिक्र कर रहे हैं और हम आज के वीलॉग में वो राज आपके सामने रखेंगे कि वो क्या राज था, वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इमरान खान को नए इलेक्शन नहीं लेने दिए। ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। तो परवेज़ खट्टर साहब का ये कहना है कि हमें बार बार इलेक्शंस की ऑफ़र की गई लेकिन हमने इलेक्शंस से नहीं लिए, बल्कि इमरान खान साहब ने इलेक्शंस नहीं लिए। और इमरान खान साहब ने वो इलेक्शंस क्यों नहीं लिए, ये एक बहुत बड़ा राज है और जिस दिन ये राज खुलेगा पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। तो अब मैं 3 ऐसे मौके हैं जो आपके सामने रखूँगा कि जब इमरान खान साहब को इलेक्शंस की बाकायदा ऑफ़र की गई थी, और फिर हम इसके बाद जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र कबूल क्यों नहीं की थी। पहली जो ऑफ़र थी वो फरवरी 2022 में हुई थी कि जब इमरान खान साहब की जमात और इमरान खान साहब की हुकूमत अनपॉपुलर हो चुकी थी और ऐसा महसूस होता था कि ये गवर्नमेंट किसी वक्त भी गिर जाएगी। तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को ये बताया था कि आपकी पार्टी खिसक चुकी है, अब आपकी पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं है और ये पार्टी आपका साथ छोड़ चुकी है। और जो पंजाब के अंदर आपके एमएनए और एमपीएस हैं वो आपके उस्मान बुज़दार साहब की वजह से आपके साथ अब नहीं रहे। और वफाक के अंदर भी इस वक्त बड़ी सूरत ख़राब हो चुकी है और आसफ अली ज़रदारी के बहुत ज़्यादा लिंक्स डेवलप हो गए हैं आपकी पार्टी के अंदर, तो आपकी पार्टी किसी वक्त भी टूट सकती है। तो बेहतर ये है कि या आप अपनी पार्टी पे तवज्जो दें, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप ये समझते हैं कि आप इनको कायल नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि आप असम्बली तोड़ के इलेक्शन की तरफ निकल जाएं, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जितने मेरे पार्टी के लोग हैं ये ब्लैकमेलर्स हैं और मैं इन ब्लैकमेलर के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और दूसरा उनका ये दावा था कि मेरी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। तो जनरल बाजवा साहब ने उनसे कहा कि आपकी हुकूमत वाकई चली जाएगी। तो उसने कहा नहीं जनरल साहब, मेरी हुकूमत नहीं जाएगी, मैं 26 साल से सियासत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। तो उस पर जनरल बाजवा ने ये कहा था, सर आप 26 साल से सियासत कर रहे हैं, हम 75 साल से कर रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जाने वाली है, नहीं बच सकेगी। तो बेहतर यह है कि चुप करके आप पतली गली से निकलें, अपनी इज़्ज़त बचाएं और दोबारा इलेक्शन जीत के वापस आएँ। लेकिन इमरान खान साहब राज़ी नहीं हुए थे। इमरान खान साहब राज़ी क्यों नहीं हुए थे और उनको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था कि इनकी गवर्नमेंट नहीं जाएगी, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये बड़ी ज़बरदस्त और राज की बात है जिसका जिक्र ज़ाहिर है परवेज़ खट्टर साहब कर रहे हैं। फिर जो दूसरा वाक़या था वो ये था कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चले गए और पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त माशी तौर पे पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के किनारे पहुंच गया और मियां नवाज शरीफ साहब को उस वक्त पता ये चला कि आसफ अली ज़रदारी साहब ने बहुत बड़ी गेम कर दी है। उन्होंने बहुत अच्छी वजारतें ले ली हैं और प्राइम मिनिस्टरशिप और वजारत ख़जाना हमारे गले डाल दी है। और अब जो वजारत ख़जाना है उसकी जितनी भी बैड परफॉर्मेंस होगी वो अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को तोड़ेगी। तो हमसे गलती हो चुकी है और इस गलती का एक ही तरीका है इससे बचने का कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिया जाए। तो मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को बुला के कह दिया कि आपने फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना है। और आखिरी तकरीर भी उनको लिख के जो इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखी थी उनके हवाले कर दी गई कि ये आपने 19 मई को ये तकरीर करके गवर्नमेंट अपनी तोड़ देनी है और घर चले जाना है, असम्बली नहीं तोड़ने। और अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिल के कोई गवर्नमेंट बनाते हैं तो बनाने दें,
और हम उन्हें वोट दे देंगे, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे और हम साइड पे बैठेंगे। और अगर वो नहीं बनाते तो फिर ठीक है, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब एग्री कर गए और फिर शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए इमरान खान साहब को मुतला कर दिया गया जनरल बाजवा साहब की तरफ से कि 19 मई आखिरी दिन है, ये गवर्नमेंट टूट जाएगी। और उससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब 25 मई की कॉल दे चुके थे एक लॉन्ग मार्च के, और उन्हें ये कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च ना करें और अब ये गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है तो आप नए इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन ऐन वक्त पे इमरान खान साहब ने पेशावर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि हम हर सूरत लॉन्ग मार्च करेंगे। जब इन्होंने ये धमकी दी तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि अब हमने अगर गवर्नमेंट तोड़ी तो ये इमरान खान साहब की कामयाबी समझी जाएगी, और ये जो कामयाबी उनकी होगी तो उससे ज़ाहिर हमें नुकसान पहुंचेगा। तो हम इस तरह जलील होकर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब नहीं जाते। और इमरान खान साहब ने आना है तो 25 मई को आके ज़रा वो इशारा दस्तूर पे पाँव रख कर दिखाएं। और उसके बाद गवर्नमेंट डट गई, और फिर आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त क्या किया था। ठीक ठाक उन्होंने फेंटा लगाया था, और उसके बाद इमरान खान साहब का वो जो लॉन्ग मार्च था वो नाकाम हो गया था। और इसके बाद जो तीसरी ऑफ़र की गई वो की गई थी अप्रैल 2023 में, यानी अभी जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुज़ाकरात शुरू किए PDM की गवर्नमेंट के साथ, तो आपको याद होगा कि इस साइड से शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, फिर इनके साथ अली ज़फ़र साहब आए थे, फिर इनके साथ फवाद चौधरी साहब आए थे, और दूसरी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, फिर नवीद कमर साहब थे, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, फिर तारक बशीर चीमा साहब थे। और ठीक ठाक PDM की तरफ से भी लोग इनके सामने बैठे थे। और उस वक्त इन सब लोगों ने, बल्कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को समझाया था कि हम आपको एक डेट दे रहे हैं और उस तारीख को आप एक्सेप्ट कर लें, उसमें आपकी भी इज़्ज़त है और हमारी इज़्ज़त है। और ये फ़ैसला हुआ था कि जुलाई के अंदर, यानी कि जून में गवर्नमेंट अपना बजट पेश करेगी और उसके बाद जुलाई में गवर्नमेंट तोड़ दी जाएगी और नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, और इस सितंबर और अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और जब ये ऑफ़र की गई तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब खुश हो गए, और अली ज़फ़र ने भी इसको ओके कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये ज़बरदस्त ऑप्शन है, हमें इस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब ये इमरान खान साहब के पास गए थे तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें कहें कि जी फौरी तौर पे गवर्नमेंट तोड़ें और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं, और हम जुलाई का इंतज़ार नहीं कर सकते। अब ये सवाल ये है कि जुलाई का इंतज़ार क्यों नहीं करना चाहते थे इमरान खान साहब, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम पीछे की तरफ जाते हैं कि फरवरी 2022 में जब ऑफ़र की गई थी, फिर जब 19 मई को ऑफ़र की गई थी, तो इमरान खान साहब ने ये ऑफ़र्स क्यों कबूल नहीं की थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जनरल फैज़ साहब जो थे वो यूनिफॉर्म में थे, और जनरल फैज़ साहब उस वक्त बहुत बड़े एडवाइज़र थे इमरान खान साहब के। वो हर मुकाम पे उनको ये बताते रहे कि आपने इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ गलियाँ गर्म रखनी है, सिर्फ सड़कें गर्म रखनी हैं, और अगर आपने सड़कें गर्म रखी तो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो डिवीज़न है वो खुलकर सामने आ जाएगी, और फिर उसके बाद इंकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। और जनरल फैज़ साहब का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब अगर इसी तरह प्रेशराइज करते रहे तो एक प्रेशर में आके जनरल बाजवा साहब जो हैं वो जनरल फैज़ अमीर साहब को आर्मी चीफ बना देंगे, वो राज़ी हो जाएंगे इनके लिए, और इमरान खान साहब मजबूर कर देंगे PDM को कि वो जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वो दूसरी तरफ से मियाँ नवाज शरीफ डट गए, और आसिफ अली जरदारी साहब ऐसे तैयार हो चुके थे कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं या उन्हीं का आर्मी चीफ आने देते हैं, हमें क्या नुकसान है इसमें। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, जो सीनियर मोस्ट है उसी को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, और फिर वो जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया। तो ये सारी जो गेम थी वो जनरल फैज़ साहब की थी, और जनरल फैज़ साहब नहीं चाहते थे कि इलेक्शंस की तरफ जाएँ या इमरान खान साहब ये ऑफ़र्स कबूल कर लें। लिहाजा 22 मई को जब एक ऑफ़र की गई थी उसको कबूल नहीं किया गया था, फिर 19 मई को जो ऑफ़र की गई थी उसको कबूल नहीं किया गया था, क्योंकि जनरल फैज़ साहब की तरफ से एक एडवाइस थी इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब उनकी इस बात को मानते थे, और वो जो तस्दीक करवाते थे वो अपनी बेगम से करवाते थे, क्योंकि जब वो एक कशफ के ज़रिए चीज़ों का अंदाज़ा लगाती थी तो वो कहती थी कि जनरल फैज़ साहब ठीक कह रहे हैं और हमें इंकलाब की तरफ जाना चाहिए, हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और जितना देर ये गवर्नमेंट रहेगी उतनी ही अनपॉपुलर होगी, जब भी अनपॉपुलर होगी तो हमें इसका फ़ायदा होगा। तो वो बार बार पुश करती थी, और लिहाजा बुशरा बीबी हो साथ जनरल फैज़ साहब हों, तो अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब को उस वक्त फ़ैसला करने नहीं दिया। और जो दूसरा मौका है 27 अप्रैल का, तो इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी थी, और उसकी वजह ये स्वागत किया जाएगा जो इमाम खमैनी साहब का किया गया था। और इमरान खान साहब जो है एक बहुत बड़े
मुस्लिम दुनिया के लीडर बन के उभरेंगे। तो उनकी तरफ से जब बशारत दी जा रही थी, उनकी तरफ से जब कशफ का इजहार किया जा रहा था, उनकी तरफ से जब एक रूहानी थपकी दी जा रही थी, तो इमरान खान साहब उस थपकी में फिर बहते चले गए। ये इसमें कोई शक नहीं कि ये जो 9 मई और 10 मई को हुआ था, ये बाकायदा डिज़ाइन था और इसे किसी न किसी वक्त पाकिस्तान में करना था। और सबका ख्याल ये था कि इस तरह जब लोग निकलेंगे तो सारे कंटोनमेंट्स के ऊपर हमले शुरू हो जाएंगे, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी इमलाक जला दी जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर इंकलाब आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव होगी और उस एक्टिविटी का ये नुकसान या ये फ़ायदा होगा कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर से बगावत हो जाएगी और क़यादत को बदल दिया जाएगा। फिर एक ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर से सारी चीज़ें बदल दी जाएंगी और इमरान खान साहब को फिर एक ऐसा फेयर इलेक्शन दे दिया जाएगा कि जिसमें सिर्फ वही होंगे, बाकी सब पार्टीज़ फारग हो जाएंगे। तो ये एक पूरा फार्मूला था जिसका जिक्र परवेज़ खटक साहब ने किया है। तो आने वाले दिनों में जब परवेज़ खटक साहब बोलेंगे तो वो ये बताएंगे कि फरवरी 2022 में क्या हुआ था, 19 मई 2022 को क्या हुआ था, 27 अप्रैल 2023 को क्या हुआ था, जनरल फैज़ साहब का क्या किरदार था, फिर बुशा बीबी का क्या किरदार था, फिर एक साहब हैं जो यूके भाग गए हुए हैं, उनका इस सारे मामले में क्या किरदार था, फिर अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया डील करना था, हैंडल करना था, उनका क्या किरदार था, फिर वो साहब कौन है कि जिन्होंने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को अमेरिका में बैठ के ख़त लिखा था, उनका क्या किरदार था, और फिर जो लॉबिस्ट फर्म में थी उन्होंने क्या करना था। तो परवेज़ खटक साहब क्योंकि इनसाइडर हैं, जब ये आने वाले दिनों में ये राज खोलेंगे तो उसके बाद वाकई आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होता क्या रहा था और ये किस किस ने क्या क्या किरदार अदा किया। और जब इन किरदारों का मुहासबा किया जाएगा तो फिर आप हैरान ही रह जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक मोबाइल फ़ोन का जिक्र भी करता जाऊँ कि पिछले दिनों, बल्कि पिछले महीने जनरल फैज़ हमीद साहब के घर के ऊपर चोरी हुई थी और अब उसकी FIR हुई और उसमें कोई करोड़ सवा करोड़ रुपया भी लिखा गया और साथ एक मोबाइल फ़ोन का जिक्र भी किया गया था। उस चोरी में सिर्फ मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत कुछ था। जिस दिन वो मोबाइल फ़ोन सामने आया तो बाकी राज भी सारे खुल कर सामने आ जाएंगे। तो परवेज़ खटक साहब के पास वाकई बहुत कुछ है। जिस दिन ये वो सारे पोल खोलेंगे, सारे राज खोलेंगे तो वाकई आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुलने का टाइम आ रहा है और परवेज़ खटक साहब रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते रहेंगे।